हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर गणित का वास्तविक संख्याएं, आज हम उसी के बारे में बेसिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप पूरा वीडियो को अंत तक से देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, ऐसी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में क्या है? पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है। और सम संख्या जो होती है वो 2, 4, 6, 8 यानी जो 2 से पूरी भाग लग सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की परिभाषा कैसी होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषाएं क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना। और अच्छा, एक यहां से प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य कोई संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब ऐसी संख्या है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। और अच्छा, आप इसमें सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या वह 4 है, ठीक है ना। चलिए अब परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, बस आप इतना बोल के स्टॉप हो जाएंगे तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी। आपको यह भी बताना है कि परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और जो q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये होता है कि पूर्णांक संख्या के बारे में पता नहीं होती है, ठीक है। मैंने तो बोल डाला कि p और q पूर्णांक संख्याएं होती है। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे चलता जा रहा है। फिर इधर देखिए -1, -2, -3, इधर भी चलता जा रहा है माइनस की ओर, और बीच में क्या है? 0 भी है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और 0 के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज समझते हैं कि यहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 11/5, -2/9, 0/1, तो ये तीनों के नीचे हमने सही का चिन्ह दिया है, ठीक है। इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तीनों के तीनों ये परिमेय संख्या है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 1/0 है, यानी बटा में क्या है? 0 है, यानी कि बटा में 0 आ गया, यानी q का मान 0 आ गया। और हमारा शर्त कहता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी परिभाषा देते हैं कि परिमेय संख्या की कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत भी हो और अशांत आवर्ती भी हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने तो यहाँ पर लिख दिया ये और ये तीनों के तीनों जो है परिमेय संख्या है। तो अब मन में उठता है कि हमने बताया आपको शांत, और फिर क्या बताया? अशांत आवर्ती। तो चलिए शांत और अशांत आवर्ती का मतलब समझ जाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि शांत और अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है। जैसे हमने 12/8 को क्या बोला है? शांत। और 10/3 को क्या बोला है? अशांत आवर्ती। खुद देख लीजिए, यहाँ पर आप 12 में 8 से भाग दे दीजिए, देखिए यहाँ पर कोई शेषफल आया नहीं है। सब पूरी तरह से वो क्या हुआ? दशमलव के बाद से अगर हम दशमलव लगा के भाग दिए हैं तो वो पूरी तरह से विभाजित हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देते दशमलव के बाद भी यहाँ पर शेष आपका लगातार 1, 1, मतलब अंक जो है यहाँ पर रिपीट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शेषफल जो है बार बार यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, अब भागफल में भी आपका 3, 3, 3, 3 आता रह रहा है। तो अब जब ऐसे आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये अशांत आवर्ती है और ये जो है आपका शांत है, ठीक है। अच्छा, और समझते हैं शांत में, जैसे आपने कहा 1.5 है ना, कि ये 1.5 कैसी संख्या है? तो हम कहेंगे तो 1.5 तो शांत है, क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉप हो चुका है, डॉट 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 का चिन्ह नहीं है, यानी कि बिंदु बिंदु, मतलब ऐसे जो चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो अशांत हो जाएगा। और ऐसा चिन्ह अगर ना लगा हो तो समझ जाइए कि शांत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ऐसा चिन्ह नहीं लगा है तो ये शांत है, ये भी शांत है। अशांत आवर्ती में देखिए ये सब अशांत आवर्ती है। अच्छा, एक और बात आपको बता देते हैं कि अशांत आवर्ती का मतलब जो होता है आपको
अशांत आवर्ती का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है आप 3.3333 ऐसे अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर 3.3 के ऊपर क्या है, रिकरिंग है, यानी कि 3 के ऊपर 3, यानी जो अंक रिपीट कर रही है उस अंक के ऊपर ऐसा रिकरिंग का चिन्ह लगा दीजिए। इसको हम बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फिर से बोलिए, बार। ठीक है ना। और इसके बाद हम 6.666 की बात करते हैं तो 6.6 लिखकर भी आप जिस अंक के ऊपर रिकरिंग, जो अंक रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप रिकरिंग का चिन्ह दे दीजिए, जिसको आप हम क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। ठीक है ना। कुछ और बातें समझ लेते हैं। परिमेय संख्या, शांत और अशांत, इस सारी बातों को मिला के थोड़ी सी और चीजें आपको हम बता देते हैं जो कि हमारे किताब से क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू, ठीक है ना, में q जो होना चाहिए, q का मतलब नीचे वाला जिसको हम हर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी जो q होना चाहिए वो 2 के घात में हो और 5 के घात में, यानी 2 गुणे 5 के घात में हो, तो हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। तो शांत के लिए ये शर्त आपको याद होनी चाहिए। अगर ऐसा ना है, जैसे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आती है, तो आप सीधी सीधी कह दीजिए कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और हमेशा याद रखें कि जो आप p और q होने चाहिए वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब वो सिर्फ एक से ही विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। कुछ प्रश्न देखेंगे, समझ में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर लिखा है कि इनके दशमलव प्रसार बताइए, जैसे 11/20। ठीक। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, वैसे तीनों ये परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है, ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 20 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है। ठीक है ना। आप यहाँ पर समझिएगा, 20 का यहाँ पर हमने क्या किया है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो इसमें 2 कितने हैं, 2 है, और 5 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 के घात में है और 5 के घात में है, तो सीधी सी बात है, शांत है। यहाँ पर 30 है बटा में, तो आप 30 का कर दीजिए, तो 30 का करिएगा तो 2 के घात में 1 और 3 के घात 1 और 5 के घात 1, ऐसे देख लीजिए यहाँ पर। तो ये आप 2 और 5 के अलावा एक और संख्या 3 आ गई, इसीलिए आप इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है। अब 19/5 की बात करते हैं, तो बटा में क्या है, 5, तो 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों के घात में हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। वैसे 2 के पावर 0 दे सकते हैं, किसी अंक का पावर 0 ले देने से उसका मान 1 ही होता है, चाहे आप 2 के पावर 0 लिखे, चाहे किसी भी अंक का पावर 0 लिखे, 1 ही होता है। और यहाँ पर जो 2 के पावर 0 है, 1 हो गया और 5 हो गया, तो कुल मिला के आपका 5 ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की कैसी परिभाषा होती है, इस चीज को समझ जाते हैं। अपरिमेय संख्या की, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती हो। ठीक। अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम तो पूरी तरह से परिभाषा पढ़ जाते हैं कि हाँ, अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, लेकिन हम सबको यही नहीं पता चलता है कि ये अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है। तो चलिए मतलब समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसलिए बताते हैं कि अशांत। ठीक है। और ये जो है 01, फिर 001, फिर 0001, ये बताते हैं कि अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं। 01 तब 001 तब 0001, यानी कि इसको हम बोलेंगे अनावर्ती। तो कुल मिला के शब्द बन गया अशांत और ये रहा अनावर्ती। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये 3 बिंदु है, तो क्या बोलेंगे, अशांत बोलिए आप। ठीक है। और यहाँ पर जो है 03, 002, 00, ये रिपीट अंक नहीं कर रहे हैं, तो अनावर्ती हो गया। तो अशांत अनावर्ती इसी को कहा जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई आपको रूट में संख्या मिल जाए और वो रूट से अगर बाहर ना जा सकती हो, बाहर जाने का मतलब जैसे रूट में 4 हो गया, तो ये 2 गुने 2 करके आप इसमें से 2 बाहर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि वो, अगर ये 4 है तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो गया हमको, लेकिन रूट 2 है तो ये तो बाहर नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, तो ये सब भी अपरिमेय संख्याओं के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अच्छा, या ये वाली जो चीजें है ना कि पाई पाई पाई, ये वाली, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर पाई पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है, तो आपको बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। दिमाग में बैठा लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, पाई कैसी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और ये कैसी संख्या है, तो ये भैया परिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
वास्तविक संख्याओं की कैसी परिभाषा होती है? तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब रही बात की एक क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख दीजिए। जैसे 2.5 है तो दशमलव उड़ा दीजिए, आप उड़ा देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और 5 दूना 10 हो गया 5/2। फिर यहाँ पर देखिए 1.25 है तो आप दशमलव उड़ा दीजिए, उड़ गया, नीचे 100 हो गए। 100 कैसे हुआ समझ रहे हैं ना आप? 100 जो है दशमलव को इधर 2 अंक है, 1 और 1 2 है, तो आप डबल जीरो दे दीजिए और दशमलव उड़ाते हैं इसके लिए 1 दे दीजिए। तो 25 5 825 और 25 चौके 100 हो गया 5/4। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, इसको आप समझना। जैसे 0.9999 ऐसे है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो अंक रिपीट कर रहा है 9 9 9 9 ऐसे चलता जा रहा है, तो आप इसे 9 लिखकर ऊपर ऐसे डैश दे दीजिए या रिटर्निंग दे दीजिए, या ऐसे आप क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? क्या इसमें दशमलव उड़ा दें? ऐसा कभी मत गलती करना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले ये दशमलव और रेकरिंग, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिए, मतलब इग्नोर कर दीजिए आप। तो इस कुल मिलाकर हम इसे 9 लिखते हैं, ठीक है। और जो अंक के ऊपर रेकरिंग है यानी कि बार का चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा देने के बाद अब कौन सी संख्या बचती? 0, तो बस 0 लिख दीजिए। अब फिर बटा में लिखिए 10 माइनस 10, हमेशा लिखिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिखेंगे 10 माइनस 10 लिखेंगे। अच्छा, अब चीजों और समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूं कि यहाँ पर दशमलव के इधर जो कितने अंक है, तो आप बताएंगे कि सिर्फ एक ही अंक है, वो है 9, तो इसलिए इसका पावर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब जिस अंक के ऊपर रेकरिंग है इसको हटा दीजिए। ठीक, इसको हटा दिए। अब मैं पूछूंगी दशमलव के इधर कितने अंक है, तो आप कहेंगे 1 भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पावर आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और 9 में से 0 हटा 9, और 10 के पावर 1 का मतलब 10, 10 के पावर 0 का मतलब 1, और 9 बटा में 9 कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। क्लियर? अब इस चीज को आप अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, समझ में आ जाएगा। 1.3333 ऐसा ऐसा आया है, तो आप 1.3 के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना, जिससे आप बार पढ़ते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे? फिर से चलिए 1.3 के ऊपर पूरा अंक लिख दीजिए, 13 पढ़िए, और इसके बाद जिसके अंक जिस अंक के ऊपर रेकरिंग है उसको हटा दीजिए। आप इसको हटाइए, हटाइए इसको, तो क्या बचा बताइए? 1। जी हाँ, इसको आप यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर नीचे 10 माइनस 10, हमेशा ऐसा ही करना है आपको। अब चलिए 10 माइनस 10 आपने कर दिया, तो 10 माइनस 10 करने के बाद और थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 मिनट। हाँ, 10 माइनस 10 करने के बाद दशमलव के इधर कितने अंक है? सिर्फ 3 है, एक ही अंक है, तो इसका पावर 1 दे दीजिए। अब इसको हटा दीजिए, तो अब दशमलव के इधर कितने अंक बच रहे? 1 भी नहीं, तो पावर 0 दे दीजिए। 13 में से 1 घटा, 13 में से 1 घटा 12 हो गया आपका। 10 के पावर 1 का मतलब 10, 10 के पावर 0 का मतलब 1, 12 बटा में 10 में से 1 घटा 9, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, 4 बटा में 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक ऐसा और क्वेश्चन है हमने दिया है 0.001। अब आप क्या करेंगे? आप इस दशमलव को इसको एकदम अनदेखा कर दीजिए। क्या बच रहा है? 1, 1 इसे लिखिए यहाँ पर, और इसके बाद आप रेकरिंग वाले अंक को हटा दीजिए। तो क्या बच रहा है? सिर्फ 0, तो 0 हटा दीजिए, और नीचे वही चीज है 10 माइनस 10। ठीक है, अब एक और चीज ये समझिए कि यहाँ पर आप ये देखिए कि दशमलव को इधर कितने अंक? 1 2 3, तो इसका पावर 3 दे दीजिए। अब इन दशमलव के जो दशमलव के इधर जो है जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको हटा दीजिए। तो तीनों के ऊपर है, तीनों को हटा दीजिए, तो आप दशमलव के इधर कितने अंक बच रहे? 1 भी नहीं, तो आप यहाँ पर पावर 0 दे दीजिए। 1 में से 0 घटा 1 हो गया, और 10 के पावर 3 का मतलब 1000, और 10 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 1 बटा में 999। ठीक है, अब आगे। अच्छा, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे आप देखिए, ए में आप भाग देते हैं किस? 20 से, तो भागफल कितना आता है? क्यू। शेषफल कितना आता है? आर। आपने इसको क्या बोला? भाज्य। इसको क्या बोला? भाजक। इसको क्या बोला? भागफल। इसको क्या बोला? शेषफल। ये तो बिल्कुल पढ़ा है आपने। तो अब जरा ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य की जगह पर क्या है? देख लीजिए, ए है तो ए लिख दीजिए। भाजक की जगह पर क्या है? बी है तो बी लिख दीजिए। गुणे भागफल की जगह पर क्या है? क्यू है तो क्यू लिख दीजिए। शेषफल की जगह पर क्या है? आर है तो आर लिख दीजिए। हो गया,
बन गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या दिक्कत है। अच्छा एक और चीज कि जो r होता है वो शेषफल जो होता है वो हमेशा शेषफल, कभी शेषफल जीरो भी आता है, कभी भाग देते समय देखा होगा कि शेषफल जीरो भी आता है, या जीरो से क्या होता है, जीरो से बड़ा भी होता है। अच्छा जिस अंक से भाग देते हैं उस अंक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा ही होता है, इसलिए आप r लिखेंगे, r छोटा है b से, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका मतलब ही नहीं समझते हैं, आप इसका मतलब समझ जाइए बढ़िया से, हम बता रहे हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेषफल r है वो शून्य के बराबर या शून्य से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तथा भाजक b जो है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसी चीज को a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो r होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसको हम यहां पर भी लिख दिए हैं, और ये जहां वाला ये वाला चीज भी वही उसी तरह से लगा दिए। तो बस इसको एक नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये कहती क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, और b से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रमेयिका का उपयोग करके हम क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से के प्रयोग से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो मसा ज्ञात करते हैं। क्लियर। चलिए एक और चीज समझ जाइएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुणे मसा के बराबर होती है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लसा गुणे मसा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा हौसला मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।